to all of you. My name is Anshul Tyagi, and this is my YouTube channel named Anshul Tyagi. Today, I will be starting with part 4 for Unit 6 learning for BPCC 101. So let's get started. Also, I would love to introduce you that I provide the best explanative sessions on YouTube. You can access to all my other playlists and sessions for free and have enjoyable and productive learning. Also, you can join my Telegram channel for which I would be providing you the link in description, and you can access to that in the about section also. तो आप description से भी link ले सकते हैं और अबाउट सेक्शन से भी चैनल के फॉर द टेलीग्राम चैनल। उसके ऊपर आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल सकती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। मतलब जो भी पीडीएफ टाइप कंटेंट होगा, अपडेट होगा, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। दैट फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव टू आवर लाइक टुडेज कंटेंट। तो आज हम फोकस करने वाले हैं ओपरेंट कंडीशनिंग पे, then the types of reinforcement and punishment, then schedules of reinforcement, then principles of shaping and chaining, then Premack principle, then observational learning, then process involved in observational learning, and then Boho experiment. These are all the things that we would be covering. Previous parts को जरूर देखना इस particular unit के for better conceptual clarity, and after this part 5 would be coming for this particular unit, and the unit would be finished. Okay, also I have posted part 1 for memory unit. You can access to that also. So let's start with operant conditioning. So operant हमने जो है अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो हमने लास्ट पार्ट के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग और उसके फर्दर जो प्रिंसिपल्स एंड फिनोमेना थे उसके बारे में कवर किया था, राइट? तो इस बार ही हम कवर करने वाले हैं ओपरेंट कंडीशनिंग को। तो ओपरेंट कंडीशनिंग जो होती है, फिर ओपरेंट लर्निंग जो होती है, वो है उसके जो मेन प्रोपोनेंट है बेसिकली, जिसको उन्होंने लाइक फाउंडर, जो मेन फाउंडर है ओपरेंट कंडीशनिंग के, वो है बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर इज द मेन प्रोपोनेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग, इन विच बेसिकली उन्होंने स्टडी किया था लर्निंग मैकेनिज्म को समझने का फॉर वॉलेंटरी बिहेवियर। वॉलेंटरी अगर मतलब होता है कि वो बिहेवियर, वॉलेंटरी मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हो, that could be controlled or manipulated or changed as per your requirement. तो voluntary behavior को आप कैसे learn करते हो, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की थी। ठीक है, उन्होंने बीएफ स्किनर ने वॉलेंटरी बिहेवियर को ओपरेंट कहा है। मतलब कि वॉलेंटरी बिहेवियर का जो एक वर्ड है वो है ओपरेंट। ओपरेंट मतलब वॉलेंटरी बिहेवियर, वो आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स या वो आपका किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का तरीका जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो बीएफ स्किनर का जो काम था वो इंस्पायर्ड था, मतलब कि उन्होंने प्रेरणा ली थी बाय थॉर्नडाइक्स प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉर्नडाइक ने अपने एक प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इससे प्रेरणा लेके बीएफ स्किनर ने ये पर्टिकुलर लर्निंग का टाइप डेवलप किया था। तो द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर कहा गया था कि वो बिहेवियर which is followed by pleasant outcome is likely to repeat, and behavior followed by unpleasant outcome is likely to stop. Basically जो behavior आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, एक अच्छा आउटपुट देता है, जो कि प्लीजेंट होता है, हमें अच्छा लगता है। मान लीजिए आपने कोई अच्छा एक लाइक काइंड बिहेवियर शो करा और उसके बदले में आपको एक रिवॉर्ड मिला, एक तारीफ मिल गई, आपको कोई भी एक गिफ्ट मिल गया। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को अपने फ्यूचर के अंदर भी करोगे क्योंकि आपको उससे एक पॉजिटिव प्लीजेंट आउटकम मिला हुआ है। तो आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को फ्यूचर के अंदर बार बार दोहराना पसंद करोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपने शो करा पर उसका आउटकम अच्छा नहीं मिला, आपको डांट पिट गई या फिर आपको मार पिट गई या आपको सोशली एक्सक्लूड कर दिया, तो आप उस बिहेवियर को शो करना खत्म कर दोगे। तो इट इज लाइकली एंड मोस्ट अप्रोक्सीमेट चांसेस दैट यू विल स्टॉप परफॉर्मिंग दैट या फिर शोइंग दैट बिहेवियर। ठीक है,
तो इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्धारित होके बीएफ स्किनर ने ये वाली ओपरेंट कंडीशनिंग या ओपरेंट लर्निंग को डिस्कवर या डेवलप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एंड रिजल्ट है ना एक बिहेवियर का, वो डिटरमाइन करेगा, वो देखेगा कि वो जो बिहेवियर है वो रिपीट होगा फ्यूचर में कि नहीं। अगर आपके बिहेवियर का एंड रिजल्ट पॉजिटिव है, आपको पसंददायक है, तो आप उसको उस बिहेवियर को फ्यूचर में जरूर कंटिन्यू करोगे। अगर आपको स्टार्टिंग में एक बिहेवियर शो करने से रोक दिया जाएगा, तो आप उस बिहेवियर को फ्यूचर में दोबारा से शो नहीं करोगे। ठीक है, तो बिहेवियर इज मेंटेन्ड और ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, तो बिहेवियर इज मेंटेन्ड और ऑल्टर्ड थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। हम देखते हैं बचपन से हमारे जो बिहेवियर है उसको हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे एल्डर्स जो हैं या सिबलिंग्स जो होते हैं वो कैसे संभालते हैं कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा होता है, ठीक है, एक अच्छा प्लीजेंट बिहेवियर है या ऐसा बिहेवियर है जो सिचुएशन में होना चाहिए, तो आप अपने छोटे भाई बहन को या फिर आपको भी बचपन में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाता था, आपको रिवॉर्ड दिया जाता था, आपकी तारीफ की जाती थी या फिर आपको समझाया जाता था कि दैट्स वेरी नाइस, आपको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई गलत काम करते थे या गलत बिहेवियर शो करते थे, तो आपको ना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते थे। आपकी पिटाई लगती थी, आपको डांट पड़ती थी, आपको कमरे में बंद कर दिया जाता था, टीचर कहती थी रैट रूम में ले जाएंगे, तो सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उस वजह से आपका बिहेवियर भी डिटरमाइन होता है। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होने की वजह से, पॉजिटिव नतीजे अगर आपके बिहेवियर के शो करने के बाद मिलते हैं, तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर आप दोबारा से फ्यूचर में दोहराओगे, बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करने के लिए री मिली है। री होता है कि आपको, देखो री ना दोनों तरीके की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव री जो कि आप पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में देते हो, और नेगेटिव री को आप पनिशमेंट भी कहते हो। अगर आपका कोई एक बिहेवियर आपने शो करा और उसकी वजह से एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिला, तो वहां पे आपके जो पीयर ग्रुप होंगे या बड़े होंगे वो चाहेंगे कि आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को अवॉइड करवाएं, इसीलिए वो आपको पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो री दोनों तरीके की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव री काम आती है एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लर्न कराने में। ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो एक ना ये जो रिसर्च वगैरह की थी, ये बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने जो देखा ये बेसिक कंटेंट था। अब हम आगे चलते हैं कि बीएफ स्किनर ने ना कुछ कि हमने अभी, एक सेकंड में इस साइड में कर दूं क्या, तो हमने देखा कि एंड रिजल्ट जो होता है, एंड रिजल्ट जो होता है एक बिहेवियर का, वो डिटरमाइन करता है कि आप उस बिहेवियर को शो करोगे फ्यूचर में, एग्जिबिट करोगे कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्हीं सबको टेस्ट करने के लिए बीएफ स्किनर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से एक ये वाला है जिसके अंदर एक ना चेम्बर टाइप बना दिया था, एक बॉक्स टाइप, क्लोज्ड बॉक्स टाइप है। इसमें एक हंगरी रैट रखा गया था, चूहा जो था वो भूखा था। ठीक है, इन अ क्लोज्ड चेम्बर विद, ये क्लोज चेम्बर है और उसमें ना एक लीवर है। लीवर मतलब कि ये जिसके ऊपर आप प्रेस करोगे, लाइक एक बटन जैसा है, इसके ऊपर आप प्रेस करोगे और ये लीवर जो है कनेक्टेड है एक डिस्पेंसर से। एक डिस्पेंसर मतलब कि इसके अंदर से जो है खाना निकल के आता है। जैसे आप इस लीवर को, जैसे ये जो रैट है वो लीवर को प्रेस करेगा, तो वो कनेक्टेड है डिस्पेंसर से जिसके अंदर खाना आके नीचे गिरता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म के अंदर, इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर जो रैट को जो है रखा जाता है। तो रैट जो है स्टार्टिंग के अंदर क्या करता है, वो एक्सप्लोरेशन के तरीके से, बेसिकली जब हम किसी भी नए सराउंडिंग में आते हैं तो हम आसपास की सराउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं, आसपास घूमते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से रैट भी क्या करता है, उस चेम्बर के अंदर इधर उधर हाथ फैलाता है, मारता है। तो गलती से, बाय मिस्टेक, ही बेसिकली इट रैट प्रेसेस द लीवर, लीवर को ना प्रेस कर देता है और एक फूड पेलेट ना, एक फूड आइटम जो है इसके यहाँ पे डिस्पेंसर में आके गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रायल्स हुए जिसके अंदर एक्सीडेंटल में या फिर बाय मिस्टेक जो रैट है वो प्रेस कर देता है और उसको खाना मिल जाता है। एक टाइम के बाद क्या होगा, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद क्या होता है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद क्या होता है, द रैट लर्न द बिहेवियर।
रैट जो है उस बिहेवियर को समझ जाता है, याद कर लेता है, क्योंकि उसको लास्ट में उसने लीवर को प्रेस करा, उसने एक बिहेवियर शो करा और उसको कॉन्सिक्वेंस क्या मिला, फूड, है ना, खाना मिला, तो उसको एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला, इसीलिए वो एनकरेज हुआ कि वो उस बिहेवियर को याद कर लेगा, और इसी तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो लीवर को प्रेस करा रैट ने, उसको हम ओपरेंट बिहेवियर कहेंगे। ये एक वॉलेंटरी बिहेवियर है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये उसने याद कर लिया। गेटिंग फूड जो था, जो डिस्पेंसर में उसको खाना मिलेगा, ये एक पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। और ये जो बिहेवियर शो हुआ है, ये एक मीडियम है या फिर इंस्ट्रूमेंट, ये बिहेवियर शो करने के बाद उसको खाना मिला है, ठीक है, रैट ऑब्टेन द फूड, तो इसीलिए इसको हम इंस्ट्रूमेंट लर्निंग भी कहते हैं, राइट। एक मीडियम के थ्रू उसको वो खाना मिला है, एक मीडियम के थ्रू आपको एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल जो उन्होंने रैट का एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की, ठीक है, के रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, राइट। नाउ लेट मी जस्ट मूव ओवर हियर, एंड इसके लिए मैंने टेबल दोबारा से नहीं बनाई है, मैंने डायरेक्ट आपके इग्नू की हैंडबुक से फोटोग्राफ खींच के यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि आई डोंट वांटेड टू वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग द सेम थिंग अगेन, सो आई जस्ट लाइक क्लिक द फोटो, जिसको आप डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस स्लाइड एंड सी व्हाट हैपेंस। तो अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट क्या है। आपको याद रखना है, यहाँ पे पनिशमेंट मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो सी, अगर आप ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब देते हो, जब आपको एक डिजायरेबल स्टिमुलस बेसिकली मिलता है, ठीक है। अभी हम एक एक करके देखते हैं कि स्टिमुलस इवेंट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, कि एप्लीकेशन ऑफ डिजायरेबल स्टिमुलस, कि आपको फूड मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, या आपको प्रेज किया जाता है, ये आपका स्टिमुलस है। फिर इफेक्ट क्या होगा, मतलब आपको ना ये स्टिमुलस मिलेगा एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लाइक करने के बाद, और ये सारे जो आपको स्टिमुलस इवेंट मिल रहे हैं, ये आपको एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस या आउटपुट है, आपके लिए बहुत ही डिजायरेबल चीज है जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आप इसके लिए एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करोगे, बिकॉज ऑफ विच यू वुड बी गेटिंग अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन टर्म्स ऑफ फूड, सेक्सुअल प्लेजर और प्रेज, ठीक है। तो अब देखेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि इट स्ट्रेंथन्स द रिस्पॉन्स दैट प्रीसीड द अकरेंस ऑफ स्टिमुलस। बेसिकली जब आप एक बिहेवियर शो करते हो, ठीक है, आपको उस बिहेवियर शो करने, अगर आपका बिहेवियर डिजायरेबल है, रिक्वायर्ड है, एज पर द सिचुएशन डिजायरेबल है, तो आपको ये सारे फॉर्म के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फूड, सेक्सुअल प्लेजर और प्रेज, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपको आपने एक बिहेवियर शो करा जो कि डिजायरेबल था, उसकी वजह से आपको ये सारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के फॉर्म में कुछ भी मिल जाता है, जो भी सिचुएशन से लाइक वो होता है, रिलेटेड होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि आप इस रिस्पॉन्स को, ये जो आपने बिहेवियर शो करा है, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है, ये इसकी अक्रेंस बढ़ जाती है, आप इसको बार बार ही शो करते हो, बिकॉज आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है इसके लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वजह से बिहेवियरल आउटकम क्या निकलता है, that the organism learns to perform responses that produce positive reinforces, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से क्या होता है, आपको ना अनडिजायरेबल स्टिमुलस मिलता है, आपको गर्माहट मिलेगी, कोल्ड मिलेगा, हार्श क्रिटिसिज्म मिलेगा, पिटाई मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि आपने जो बिहेवियर शो करा या आपने जो रिस्पॉन्स दिया वो डिजायरेबल नहीं था, वो अनडिजायरेबल, इस वजह से आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इस फॉर्म में मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल चुकी है, तो इसकी वजह से आप इट स्ट्रेंथन्स रिस्पॉन्सेस दैट परमिट एस्केप फ्रॉम और अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलस,
क्योंकि अब आप आगे वाले ट्रायल्स के अंदर ये सारे स्टिमुलस नहीं झेलना चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कि आपको ये स्टिमुलस फेस करने पड़े, इस वजह से आप अवॉइड करोगे वो पर्टिकुलर बिहेवियर जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलती है। तो बिहेवियरल आउटकम क्या होता है, दैट द ऑर्गेनिज्म लर्न टू परफॉर्म रिस्पॉन्सेस that permit them to avoid or escape from negative reinforces, right? अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट की। अब देखिए, अगर आपको जो है अगर पॉजिटिव पनिशमेंट जो होती है वो आपके रिस्पॉन्स को वीक कर देती है, ठीक है। आप जो है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को या बिहेवियर को कम कर देते हो, उसकी अकरेंस कम करने के लिए, ठीक है। वो जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अनडिजायरेबल नहीं है, कभी कभी डिजायरेबल हो सकता है, इसीलिए आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर या रिस्पॉन्स को वीक कर देते हो, है ना, या आप उसको सप्रेस कर देते हो यूजिंग पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इट बेसिकली वीकन्स द रिस्पॉन्सेज दैट प्रीसीड द अकरेंस ऑफ अ स्टिमुलस। यहाँ पे बिहेवियरल आउटकम क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव पनिशमेंट की। नेगेटिव पनिशमेंट की वजह से क्या होता है, या तो आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर या रिस्पॉन्स जो कि डिजायरेबल नहीं है उसको बिल्कुल खत्म कर दोगे या पोस्टपोन कर दोगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से हटा दोगे, फ्यूचर में दिख सकता है पर अभी के लिए आप उसको हटाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल खत्म कर दोगे। सो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट क्या देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट फॉर अ पर्टिकुलर अनडिजायरेबल बिहेवियर इज दैट इट वीकन्स द रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू अ लॉस और पोस्टपोनमेंट ऑफ स्टिमुलस। यहाँ पे बिहेवियर के अंदर क्या आउटकम दिखेगा कि ऑर्गेनिज्म लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्स, ऑर्गेनिज्म सीख जाता है कि कैसे उसको वो पर्टिकुलर बिहेवियर सप्रेस करना है, दैट लीड टू लॉस और पोस्टपोनमेंट ऑफ डिजायर्ड स्टिमुलस, ठीक है। ये सब कुछ था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड सी कि आपको रीइंफोर्समेंट कब मिलनी चाहिए, उसका शेड्यूल कैसे होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के शेड्यूल होते हैं जिसके अंदर आपको एक रीइंफोर्समेंट जो सब्जेक्ट है या पार्टिसिपेंट है उसको देना होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की वजह से हम ये समझ पाते हैं हाउ एंड व्हेन रीइंफोर्समेंट विल बी डिलीवर्ड, कब और कैसे आप एक रीइंफोर्समेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दोगे एक बिहेवियर शो करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहला जो है वो है फिक्स्ड रेशियो में। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। आप यहाँ पे क्या करते हो, बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो में चलते हो। मान लीजिए आपने सोच लिया कि 5 बारी जब ये रिस्पॉन्स शो हो जाएगा तब आप एक रिवॉर्ड दोगे या रीइंफोर्समेंट दोगे, फिर दोबारा 5 बारी हो जाएगा फिर आप रीइंफोर्समेंट दोगे, 2 बारी हो जाएगा तब आप रीइंफोर्समेंट दोगे, फिर 2 बारी होगा तो ऐसे। तो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो में चलते हो, ठीक है। देन वेरिएबल रेशियो में क्या होता है, दैट बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर एन एवरेज, मतलब एवरेज निकाल लेते हो बट अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। आप बस आप समझ लेते हो, दिमाग में कर लेते हो, एग्जैक्ट नंबर पे नहीं होता, कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हो कि मान लीजिए 7-8 हो गए, 7-8 बारी आपने रिस्पॉन्स दे दिया, अब आपको रीइंफोर्समेंट मिल जानी चाहिए, ऐसे कुछ, ठीक है। अब होता है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स इंटरवल में क्या होता है, बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड। बेसिकली आप एक टाइम पीरियड का वेट करते हो और फिर जब वो रिस्पॉन्स आप शो करते हो तो आप उसको रीइंफोर्स करते हो, टाइम पीरियड का यहाँ पे रोल आ जाता है। अगर हम इनके ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी साथ के साथ लेके चले तो फिक्स्ड रेशियो में क्या होगा कि फैक्ट्री वर्कर्स हु आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। मान लीजिए फैक्ट्री वर्कर्स ने 50 प्रोडक्ट्स बना लिए, उनके उसके बाद उनको उनकी सैलरी मिलती है, ऐसे ही फिर वो 50 प्रोडक्ट और बनाएंगे फिर उनको सैलरी मिलेगी, फिर 50 प्रोडक्ट और फिर सैलरी, ठीक है। तो ये फिक्स रेशियो में है। वेरिएबल रेशियो में क्या होगा, पे ऑफ फ्रॉम स्लॉट मशीन्स एंड अदर गेम्स ऑफ चांस। मान लीजिए कभी कभी आपको मिल जाता है, कैश मिल जाता है, मतलब कुछ बाय चांस कुछ गेम्स खेल लिया आपने, उन मशीन्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ कैश मिल जाता है। तो ये रीइंफोर्समेंट आपको कभी कभी मिलती है, रेगुलर नहीं होती है, ठीक है।
फिक्स इंटरवल में क्या होगा, पीपल हु अर्न अ मंथली सैलरी, एक मंथ के बाद आपका जो बिहेवियर है उस हिसाब से आपको आपका जो काम आपने किया फिर आपकी सैलरी आपको मिल जाती है, ठीक है। वेरिएबल इंटरवल में क्या आएगा कि बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर एन एवरेज बट अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम इज पास। टाइम का यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है कि कितने टाइम के बाद आपको जो है मिलता है। अ पर्सन हु चेक्स वॉइस मेल फॉर मैसेजेस, मान लीजिए एक साइबर की कंपनी है या फिर जो ये कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं वहां पे उनको मैसेजेस चेक करने होते हैं, तो उनका ना उनको खुद को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कितने टाइम पे वो अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे, 5 महीने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, एक हफ्ता लगेगा, तो वो उनके पास कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। जब उनका काम हो जाता है तब जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो शो हो जाता है, फिर उनको उनकी पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग एंड चेनिंग की। तो ये ना सब पार्ट्स हैं, ओपरेंट कंडीशनिंग के छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये। तो शेपिंग में क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस, इसमें सिर्फ डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, दोनों की सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, और एक एग्जांपल है आई गेस, एक दो एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है आपकी हैंडबुक में, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो शेपिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ न्यू बिहेवियर in which successfully closer approximation of a desired behavior is reinforced. For that is, organism will be rewarded for each small step towards targeted behavior. यहाँ पे क्या होता है, शेपिंग में क्या होता है कि आपको ना एक डिजायर्ड बिहेवियर है, आपको एक डिजायर्ड बिहेवियर शो करना है, पर आप एग्जैक्टली वही बिहेवियर शो नहीं करते, पर स्टेप बाय स्टेप चलते हो। मान लीजिए आपने एक लेवल पार कर दिया उस डिजायर्ड बिहेवियर के पास आने में, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, मतलब यू गो बाय स्टेप, धीरे धीरे करके आप उस डिजायर्ड बिहेवियर को के पास जाते जा रहे हो, और आपको जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लेते जा रहे हो सिमिलर डिजायर्ड बिहेवियर शो करने की वजह से आपको वैसे वैसे उस हर स्टेप के ऊपर री मिलती है, फिर आप उस पर्टिकुलर कंप्लीट डिजायर्ड बिहेवियर को समझ जाते हो, ठीक है। इसको कहते हैं शेपिंग देना, ठीक है, मोल्ड अप करना। फिर बात आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग मतलब कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ टास्क into small steps and then teaching these steps in sequence or chain। आप जो है टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में, चेन में, लाइक छोटी छोटी कड़ियों में बांट देते हो, छोटे छोटे स्टेप्स में बांट जाते हो, फिर जैसे जैसे, और एक सीक्वेंस में आपको, एक डिजायर्ड सीक्वेंस में आपको स्टेप्स चाहिए होते हैं, तो जैसे जैसे एक एक स्टेप या सीक्वेंस कंप्लीट होती जाती है आप रिवॉर्ड करते हो ओनली टारगेटेड बिहेवियर। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि आप अप्रोक्सीमेटेड बिहेवियर भी दिखाते हो या सिमिलर बिहेवियर भी शो करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, पर यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो टारगेट जो अपना टारगेट बिहेवियर है वही शो करोगे तभी आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे आप सिमिलर बिहेवियर भी शो करोगे तब भी आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। ये दोनों सब पार्ट है। फिर बात आती है प्रीमैक प्रिंसिपल की। ये भी ओपरेंट कंडीशनिंग में एक स्मॉल प्रिंसिपल रहेगा। सो इट वाज गिवन बाय डेविड प्रीमैक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल more preferred behavior can be used as reinforcement for less preferred behavior। मतलब कि आपको जो है एक बड़ा प्रेफर्ड बिहेवियर जो आप चाहते हो कि एक इंडिविजुअल करे, ठीक है, वो बिहेवियर शो करे, आप उस पर्टिकुलर, वो बड़ा है, ठीक है, वो बड़ा डिजायर्ड आपका है, उसके लिए आपने एक छोटा सा प्रेफर्ड बिहेवियर रख देते हो कि एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन की आपको पहले स्मॉल वाला या लेस प्रेफर्ड बिहेवियर शो करना पड़ेगा, तभी, मतलब नहीं, पहले आपको ये बिग या फिर आपका मोर प्रेफर्ड बिहेवियर शो करना पड़ेगा, फिर आपको आपका डिजायर्ड लेस प्रेफर्ड बिहेवियर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि जब हम एक जो चाइल्ड होते हैं नर्सरी केजीज में, जो एलिमेंट्री क्लासरूम्स में होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मदर, आपने देखा होगा कि मदर जनरली क्या कहती है कि अगर तुम ना 20 मिनट्स के लिए ये रीडिंग करोगे ना हिंदी की या इंग्लिश की, तो मैं आपको जो है बाहर जाने दूंगी, ठीक है, या फिर आप 2 पेजेस पढ़ लोगे ना तो मैं आपको खेलने दूंगी या फिर आइसक्रीम दूंगी, ठीक है। तो ये जो टास्क है ना, ये जो टास्क मदर चाह रही है कि ये जो हैबिट चाह रही है मदर की ये डेवलप हो जाए, ये बिहेवियर जो मदर चाह रही है कि चाइल्ड में डेवलप हो, ये जो बिहेवियर है ये मदर के लिए मोर प्रेफर्ड बिहेवियर है। मदर चाहती है कि ये वाला बिहेवियर हो।
अब बदले में मदर जो है उसको लेस प्रेफर्ड क्या है, खेलना, लाइक प्लेइंग और आइसक्रीम दे देना, ये सब कुछ मदर छोटे छोटे कंडीशन दे रही है सो दैट के जो चाइल्ड है वो बिहेवियर को एक्वायर कर ले। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रीमैक प्रिंसिपल। अब आप सोचोगे कि ये तो हमारे ऊपर बहुत बार अप्लाई हो चुका है बचपन में, राइट? तो ये सारे लर्निंग की टेक्निक्स हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की या फिर लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, राइट? अब हम इस टाइप की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे इंडिविजुअल लर्न करता है एक डिजायर्ड बिहेवियर को बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है ना, इट वाज गिवन बाय इट्स मेन प्रोपोनेंट वाज एल्बर्ट बैंडुरा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये कहती है कि द लर्निंग द कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग बिहेवियर। ये कहते हैं कि अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस को लर्न कर लें अच्छी तरह तो हम जो है बिहेवियर को भी समझने लग जाते हैं। बैंडुरा एंड डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की तो उसके लिए उनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है एल्बर्ट बैंडुरा ने बेसिकली उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी भी दी थी जिसके अंदर वो कहते हैं कि लर्निंग अकर्स इन सोशल सेटिंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर एंड इट्स आउटकम। उन्होंने कहा था कि लर्निंग तब होती है जब हम एक सोशल सेटिंग, मतलब सोसाइटी के अंदर सोशल एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को समझते हैं, देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं और उनके बिहेवियर का क्या आउटकम निकला, उनको कैसे प्रेज किया गया या फिर उनको कैसे पनिशमेंट मिली सोसाइटी की तरफ से, उसके बाद हम एक बिहेवियर को लर्न करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ना दो तरीके की ऑब्जर्वेशन होती है। या तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं बिहेवियर की जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं किसी और को एज अ मॉडल। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं या फिर सुनते हैं, ठीक है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, जब हम दूसरों के तरफ से एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातों को, एक्सपीरियंसेस को सुन के कुछ लर्न करते हैं, उसको हम विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है मेन एलिमेंट्स रहेंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। अब हम देखते हैं कि कुछ ना प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। पहला है अटेंशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंफॉर्मेशन को उसको फोकस देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, तो अटेंशन देना पड़ेगा। वी नीड टू फोकस अटेंशन ऑन अ मॉडल। अगर हम किसी को देख के ऑब्जर्व करके उसका बिहेवियर लर्न करना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर मॉडल को फोकस देना पड़ेगा। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय उस पर्टिकुलर मॉडल की ना कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है और हमारी खुद की एज अ ऑब्जर्वर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उसकी उस बेसिस पे हम अटेंशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए ब्यूटी या फिर लाइक स्टाइलिश क्लोथिंग एंड ऑल दोस थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है। अब आप देखते हैं सुष्मिता सेन को या कोई भी एक अच्छी जो है रही है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उनको आप एडमायर करते हैं एज अ मॉडल। ठीक है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जिसको आप मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उस बेसिस पे। फिर बात आती है रिटेंशन की। रिटेंशन मतलब कि दैट यू नीड टू रिमेंबर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। आपको फ्यूचर में उस बिहेवियर का यूज पड़ सकता है, इसीलिए आप उस बिहेवियर को आपको याद रखना जरूरी है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करके या अटेंड करके नहीं छोड़ सकते, आपको रिमेंबर, रिकॉल करना भी बहुत जरूरी है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस एबिलिटी टू रिहर्स एंड मेंटली रिप्रेजेंट। आप इंफॉर्मेशन को कितने लंबे टाइम तक अपने दिमाग के अंदर बार बार रिवाइज कर सकते हैं, रिहर्स कर सकते हैं और कैसे आप उसको प्रेजेंट आउट कर सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ मेंटल इमेजेस, जो कि आप पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो ये रिटेंशन होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन मतलब आपको एक्सप्रेस करना है। लर्न्ड बिहेवियर इज प्रोड्यूस। ठीक है, आपने अटेंशन दे दी, रिटेंशन होगा, रिकॉल कर लिया, अब आप उसको एक्सप्रेस करोगे, उस बिहेवियर को अपनी नॉर्मल लिविंग में लेके आओगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे या फिर आपकी पोटेंशियल पे कि आप कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है,
लास्ट है मोटिवेशन। आपको ऑब्जर्व बिहेवियर परफॉर्म करना है तो आपको उसके लिए मोटिवेटेड होना जरूरी है। अगर आपकी विल, आपकी इंटरनल विल ही नहीं जाग रही, आपको मोटिवेशन ही नहीं है किसी भी बिहेवियर को लर्न करने की या रिप्रेजेंट करने की, तो आप उसको नहीं करने वाले, राइट। अब हम देखते हैं बोबोडोल एक्सपेरिमेंट को। तो ये होती है बोबोडोल, हमने बचपन में देखी होगी, हवा भरी रहती है पूरे में एंड इट इज क्वाइट, नीचे से इसका बेस ना ऐसा होता है, तो ये इधर भी हिलती है इधर भी हिलती है, स्लांट कुछ ऐसे नीचे कर्वी सा होता है, ठीक है। तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो बैंडुरा ने किया था वो उसको देखते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी चिल्ड्रन के ऊपर। तो उन्हें ये समझना था कि ऑब्जर्वेशन का रोल क्या रहता है या फिर इमिटेशन का, इमिटेशन मतलब नकल उतारना, है ना, किसी के सामने वाले एक्शन को सेम टू सेम करना इन लर्निंग सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर को लर्न करने में ऑब्जर्वेशन की या फिर इमिटेशन का क्या रोल रहता है ये समझना था। और यहाँ पे वो स्पेसिफिकली एग्रेशन को समझना चाहते हैं जो कि एक सोशल बिहेवियर है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने 72 चिल्ड्रन सिलेक्ट किए थे जो कि 3 to 6 इयर्स ओल्ड एज के, लाइक 3 to 6 इयर्स एज ग्रुप के बीच के बच्चे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैंडमली कैसे भी करके उनको असाइन कर दिया 3 ग्रुप्स में। एक ग्रुप तो कंट्रोल ग्रुप बना और 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बने, ठीक है। तो जो पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको एक कंडीशन दी गई कि उनको ना एक मूवी दिखाई गई जिसके अंदर एक मॉडल, जिसको जो बच्चे हैं उसको एडमायर कर सकते हैं, मतलब एक जो है एक तरीके से एक पर्सनालिटी दिखाई गई जो कि एग्रेसिव थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी वो उस पर्टिकुलर मूवी के अंदर। वो ना मारती है, हिट करता है, अब्यूज करता है बोबोडोल को, उस पर्टिकुलर मूवी के अंदर उनको ये दिखाया गया। जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, 2 ग्रुप बनाए थे, मान लीजिए ग्रुप ए एंड बी। तो ग्रुप बी वालों को क्या किया, उनको ना नॉन एग्रेसिव मॉडल दिखाया, मूवी तो दिखाई पर उसके अंदर जो है वो जो मॉडल था, जो मेन कैरेक्टर था ना, वो एग्रेसिव नहीं था, वो बहुत शांत था, तो वो आराम से बोबोडोल के साथ खेल रहा था। अब क्या होता है, जो कंट्रोल मॉडल, जो एक हमारे पास कंट्रोल मॉडल था, बेसिकली जो कंट्रोल ग्रुप के लिए था, उनको कोई मूवी नहीं दिखाई, कोई मूवी नहीं दिखाई उन्हें, ठीक है। तो 3 ऐसे ग्रुप बांटे गए, उनको इनके साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या होता है कि जब बाद में सबको एक रूम में रखा जाता है और उस रूम में ना बहुत सारे तरीके के टॉयज होते हैं, इंक्लूडिंग बोबो डॉल को भी वहां पे रखा जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो जिस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए को एक एग्रेसिव मॉडल, एक एग्रेसिव कैरेक्टर वाली मूवी दिखाई गई थी, तो वो सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सेम बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही वो मारते हैं, हिट करते हैं, अब्यूज करते हैं बोबो डॉल को। लेकिन जो सेकंड ग्रुप था जिसको एग्रेसिव मॉडल नहीं दिखाया था, वो शांति से खेल रहे होते हैं। तो यहाँ से हमें दिखता है कि कैसे ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस करती है सोशल बिहेवियर को। आप सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करते हो, कहीं ना कहीं आपके जो यंगर सिबलिंग्स होंगे या आपके जो स्टूडेंट्स बच्चे होंगे, कोई भी होगा जो भी आपसे छोटा होगा, वो आपको ऑब्जर्व करता है और आपको देखता है कि आप सोशल सेटिंग में कैसे रिएक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक में हो, ठीक है, बाय चांस किसी का व्हीकल आपके व्हीकल को टच कर देता है, बस टच कर देता है, आप उस सोशल सेटिंग में उतर के उसको मारने लग जाते हो, उसको बहुत अब्यूज करते हो, उसके साथ बहुत गलत करते हो। और साथ में आपका छोटा भाई बहन जो भी है, कोई छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि हर एक जो भाई बहन होते हैं उनके लिए उनके बड़े भाई बहन एक मॉडल ही होते हैं, उनको वो एडमायर करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, ठीक है। तो वो आपके बिहेवियर को समझ जाएगा और फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन होगी तो वहां पे वो वैसे ही एग्रेशन दिखाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का किसी की नकल उतारने का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है किसी एक इंडिविजुअल की लर्निंग के ऊपर। एंड दैट वाज ऑल फॉर पार्ट 4 and thanks a lot guys for staying tuned for long time, and you can subscribe to my telegram channel for latest updates. आप आगे एंड स्क्रीन पे क्लिक करके और भी प्लेलिस्ट वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। That's all for today. Thanks a lot guys. Stay tuned. Take care. Bye bye.